जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या होता है ये बात करेंगे हम। फिर उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में इंपॉर्टेंट की पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर कैटेगरीज नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की कुछ कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। फिर कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, उस पर रैंक देने के लिए इंस्टीट्यूशंस को रैंक देने के लिए कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एडवांटेज क्या है, जो रैंक देते हैं उसका क्या एडवांटेज होते हैं, क्यों हम रैंक देते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग क्यों दिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर NIRF रैंकिंग 2021 जो 2021 की जो रैंकिंग रिलीज़ हुई थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, इसका मतलब प्रेजेंट में भी कुछ चल रहा होगा इससे रिलेटेड न्यूज़ में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम समरी डिस्कस करेंगे पूरे वीडियोज़ की। फिर व्हाट इज़ NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये होता क्या है, ये एक मैथडोलॉजी है। किस चीज़ के लिए, ये जो मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक रैंक देने के लिए इंस्टीट्यूशंस जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो होते हैं या मैनेजमेंट के जो कॉलेज होते हैं, उन सबको एक रैंक देने के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए बात की गई थी। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने NIRF लॉन्च किया था, उस पर्पज़ से NIRF लॉन्च किया था। NIRF का फुल फॉर्म आप ध्यान रखना प्लीज़, उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देने का एक काम करता है। ठीक है, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन होते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं, पहले ये कब पिक्चर में आया, 29 सितंबर 2015 को MHRD ने इसको अप्रूव किया था। MHRD पहले जो अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री वो पहले MHRD हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जिसको पहले बोलते थे, अभी वो चेंज हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री में ना। जब ये बना था तब वो MHRD था, इसलिए यहाँ पे MHRD लिखा हुआ है। 29 सितंबर 2015 में ये MHRD ने इसको अप्रूव किया था NIRF को ना। फर्स्ट बार जो रैंकिंग रिलीज़ किया था उसने कब किया था, 2016 में रिलीज़ किया था। जो अभी रिलीज़ किया वो 6 टाइम, मतलब 6वां एडिशन बोल सकते हैं हम इसको, 6वीं बार रैंकिंग इन्होंने रिलीज़ किया है 2021 में। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनमें टोटल 11 कैटेगरीज हैं। 11 कैटेगरी में इंजीनियरिंग है, यूनिवर्सिटीज़ है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, मेडिकल है, आर्किटेक्चर है, लॉ है, ओवरऑल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेज है, डेंटल है, रिसर्च है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पिछली रैंकिंग रिलीज़ किया था उस टाइम पे डेंटल को ऐड किया था, उसके पहले तक उसमें 9 ही थे, और अभी जो 2021 में रिलीज़ किया उसमें रिसर्च को भी ऐड किया गया इस कैटेगरी में, तब से 11 हो गया। मतलब जो अभी रिलीज़ किया है रैंकिंग इसके हिसाब से 11 हो गया है, अर्लियर 10 ही हुआ करते थे। पैरामीटर क्या है, जो रैंकिंग दिया जाता है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, किस बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है। जो टीचिंग स्किल्स होती है या टीचर की, जो लर्नर होते हैं, जो लर्निंग होती है, रिसोर्सेज उसमें कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, किस टाइप की टीचिंग की जाती है, उस बेसिस पे ध्यान रखा जाता है। रिसर्च की कितनी फैसिलिटीज़ है, जो प्रोफेशनल्स कैसे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पे, उसके बेसिस पे रैंक दी जाती है। और ग्रेजुएट आउटकम कितना है, जो वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या आउटकम है, उसके हिसाब से भी रैंक दी जाती है। चौथा, आउटरीच एंड एक्सक्लूसिविटी, मतलब इसमें जो मैन एंड वुमेन का इक्वलिटी है नहीं है, और बहुत सारी फीमेल मेल का रेशियो क्या है, फैकल्टी कौन है कौन नहीं है, ये सब चीज़ों को देख करके उसमें रैंक दी जाती है। लोगों का परसेप्शन क्या है उस इंस्टीट्यूशन के लिए, वो सर्वे करके उस हिसाब से उसको रैंक दिया जाता है। नाउ एडवांटेज ऑफ NIRF रैंकिंग, अगर हम रैंकिंग देते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मोटो होगा। पहले क्या होता था, फॉरेन की बहुत सारी रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन थी जो हमारे कंट्रीज़ के इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग नहीं देती थी, और लास्ट में अगर देती भी थे लास्ट में रैंकिंग में हमारे इंस्टीट्यूट्स आते थे। तो इंडिया ने क्या किया, एक नया अपना रैंकिंग करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क बनाया। उसके हिसाब से क्या किया, उसका अगर रैंकिंग दे देंगे हम, हर साल रैंकिंग देता है इंडिया, अपने इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को एक प्रॉपर रैंक देता है कि कौन कौन से रैंक में स्टैंड कर रहा है। उससे क्या होता है, उससे ये हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स या फैकल्टी, जैसे कोई स्टूडेंट है उसको एडमिशन लेना है तो वो रैंकिंग में जाके देख लेगा कौन सी रैंक के इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छे हैं, किस में एडमिशन लेने से बेटर फ्यूचर मिलेगा उसको। और कोई टीचर है, कोई पढ़ाना चाहता है, कोई फैकल्टी है, वो ही सिलेक्शन कर सकता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाना बेहतर समझेंगे वो रैंकिंग को देख करके। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्चिंग की जो फैसिलिटीज है, रिसर्च फैसिलिटी होती है, जो रिसर्च फैसिलिटी होती है, जो फंडिंग होती है, वो इन्हांस की जा सकती है रैंकिंग के थ्रू। अगर वो रैंक में अच्छा रहेगा तो उसको ज़्यादा अच्छे फंड मिलेंगे रिसर्च वगैरह वर्क करने के लिए। टारगेट कैंपस, अगर अच्छी कंपनी है, अच्छी रैंक में है, तो वहाँ पे कंपनीज भी ज़्यादा जाएंगी कैंपस के लिए, बच्चों को हायर करने के लिए, स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए, उसे जॉब अच्छी मिलेगी, पैकेजेस अच्छे मिलेंगे स्टूडेंट्स को।
उससे कंपटीशन भी प्रमोट होता है अमॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। जो बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी कंपनी है या ए और बी इंस्टीट्यूट है, वो ए और बी इंस्टीट्यूशन के बीच में आपस में कंपटीशन रहेगा। अगर ए टॉप में है तो बी सोचेगा मैं टॉप में आ जाऊँ, फिर सी भी सोचेगा मैं भी टॉप में आ जाऊँ। तो कंपटीशन रहेगा तो सब में ग्रोथ होगी धीरे धीरे करके, और ग्रोथ होगी तो यही तो हमें चाहिए, इंस्टीट्यूशन में ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ चाहिए तो उसमें कंपटीशन होना चाहिए, ये भी देखने को मिलता है रैंकिंग के। फिर रैंकिंग से क्या होता है, जिन जो रैंकिंग में लीड करती हैं, जो टॉप रैंकिंग में रहती हैं, उनको प्रिविलेज दिया जाता है, पॉलिसी खुद बना सकती हैं, ऑटोनॉमस रैंकिंग दी जाती है, और उनको ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट कर सकती हैं वो। तो ये सारे प्रिविलेज जैसे जो टॉप रैंकिंग में होते हैं। नाउ NIRF रैंकिंग 2021 ओवरऑल, जो 2021 में ओवरऑल रैंकिंग देखी उसमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूट टॉप में है। पहला इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैड्रास चेन्नई में है, टॉप फर्स्ट में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैड्रास चेन्नई। सेकंड में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है। फिर थर्ड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मुंबई में है। नाउ नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये न्यू दिल्ली में है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, ये कानपुर में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे इंस्टीट्यूट जो टॉप में है वो सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका मतलब बाकी के इंस्टीट्यूट भी अच्छे से इस फील्ड में वर्क नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल हो गए, डेंटल हो गए, या जो फार्मेसी के हो गए, और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतना प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ 5 के 5 क्या है, साइंस से रिलेट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं ना। प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, हम ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो नया एडिशन आया है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का, उसके हिसाब से ये बोला गया है कि जो मतलब वेस्ट इंस्टीट्यूशन है और जो उसके अलावा जो रेस्ट इंस्टीट्यूशन है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। गैप बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट इन वेरियस पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स में ऐसे गैप देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा गैप है। इसका मतलब जो टॉप रैंकिंग में है उनमें और सबसे जो नीचे है बॉटम में है, उनके बीच में जैसे रिसर्च फैसिलिटीज़ देख ली जाए तो टॉप में इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे स्कॉलर्स रहते हैं, रिसर्च करते हैं। बट उसके नीचे अगर धीरे धीरे आएंगे तो रैंकिंग के हिसाब से परसेंटेज भी बहुत कम हो जाता है। तो ये चैलेंज की बात ये है कि गैप हो ठीक है, बट इतना ज़्यादा गैप है कि जिससे जो टॉप है और बॉटम वालों को कंपेयर करिए तो कंपेयर लास्ट वालों को तो कहीं नंबर ही नहीं आता। इवन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें रिसर्च को कोई प्रायोरिटी नहीं जाती, रिसर्च की कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई लैब नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसलिए क्या देखा गया है कि जो टॉप इंस्टीट्यूशन और बॉटम इंस्टीट्यूशन के बीच के जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना चाहिए, उस गैप को कम करना है पहली बात। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि फंड्स नहीं मिलते, उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं हो पाती, उनके इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर फंड नहीं मिलता, तो फैसिलिटीज़ नहीं रहती। और जो सैलरी एक्सपेंडिचर अगर बोला जाए तो जो टीचर्स होते हैं वहाँ पर उनको प्रॉपर सैलरी नहीं पे की जाती। जैसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर लो तो उसमें क्या होता है, कम सैलरी में हायर कर लिया जाता है। हो सकता है वो ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, या हो सकता है उनको प्रॉपर एक्सपेंडिचर ना मिल रहा हो, या उनको हो सकता है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिल रहा हो जिससे वो स्टूडेंट्स को टीच कर पाएँ। तो सैलरी का भी फ़र्क पड़ता है और फंड्स का भी फ़र्क पड़ता है, रिसर्च स्कॉलर्स का भी फ़र्क पड़ता है। जो स्कॉलर्स जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं ना, जो नीचे के इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें उनको जो स्टूडेंट्स बचते हैं उनको एक्सपीरियंस के लिए या रिसर्च करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। तो इन चीज़ों का फ़र्क है, इसलिए बेसिकली ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, क्योंकि जो टॉप में है इंस्टीट्यूशन और बॉटम में है उनके बीच के जो गैप है उसको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गैप है। उस गैप को देखते हुए क्या होता है कि नीचे की बॉटम इंस्टीट्यूशंस में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि उनका कंपटीशन नहीं होता। ना हम समरी डिस्कस करेंगे। समरी में क्या बोल रहे हैं, NIRF इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप NIRF की रिजल्ट देख करके, जो रैंकिंग होती है वो रैंकिंग देख करके आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ हमें पढ़ाने जाना है, इससे हमें पता चलता है। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब टॉप और बॉटम के बीच में जो गैप है उसको भी ख़त्म करने का ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ख़त्म करेंगे तो ही सारे इंस्टीट्यूशन साथ में डेवलप हो पाएंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि जो बॉटम वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो रैंकिंग में अच्छे नहीं हैं, उनमें भी फॉलो करना, हमें कुछ उस पर फंड्स देना, कुछ उन पर ध्यान देना, कुछ गवर्नमेंट के कुछ नए रूल रेगुलेशन बनाए जाएँ जिससे कि उनको भी ग्रोथ होने का मौका मिले। ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना चाहिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।